हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और हम कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन, जिस पर बोर्ड के एग्जाम में तो ज़रूर ही क्वेश्चन आता है। जो न्यूमेरिकल आता है वो इस टॉपिक से आता है। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है और इसको हम कैसे डराइव करेंगे और इसको हम कैसे याद करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में, वो हम समझेंगे अपनी आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन जो यूज की जाती है बेटा, इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशन निकालने के लिए यूज की जाती है बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन। तो किस लिए यूज करते हैं हम इसको? क्वांटिटेटिव, मतलब इसमें हम वैल्यू निकालेंगे, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। जो आप सॉल्यूशन लोगे ना, उसमें जो आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी उसमें और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो रिलेशन है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, नर्स्ट इक्वेशन तो आपको कोई डेरिवेशन नहीं आता है, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी नहीं आता और कॉम्पिटिटिव में तो आएगा ही नहीं क्योंकि कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है आपका। लेकिन फिर भी मैं आपको वहां से क्वेश्चन, ये जो नर्स्ट इक्वेशन है, समझाने की कोशिश करूंगी कि आपके दिमाग में यह आए कि हमने लिया कहाँ से है, कहाँ से हर एक चीज आई है। ठीक है, वहां से स्टार्ट करूंगी। आप डायरेक्ट रिएक्शन को याद करके ही क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन कोई आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझेंगे कि कैसे ये नर्स्ट इक्वेशन आती है, कैसे इसको बनाया गया। एक्चुअली जो नर्स्ट इक्वेशन है वो जो डराइव हुई है, या कह सकते हैं कि जो बनी है, वो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ एक इक्वेशन होती है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। मुझे नहीं पता कि मैंने इसकी स्पेलिंग सही लिखी है, गलत हो सकता है कि गलत भी हो। हेल्महोल्ट्ज़ है ये, सॉरी हेल्महोल्ट्ज़, ये एक साथ है, हेल्महोल्ट्ज़। ठीक है, एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है। मैं पहले वो इक्वेशन लिखती हूँ। ठीक है, इक्वेशन क्या है वो? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। दिस इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। इससे हमने क्या किया है? नर्स्ट इक्वेशन को डराइव किया है। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें क्या हैं, है ना। डेल्टा जी आपको पता है गिब्स फ्री एनर्जी है। डेल्टा जी यहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशन है। बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, और स्टैंडर्ड को ना हम नॉट से शो करते हैं, उसके ऊपर नॉट लगा देंगे। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में व्हेन टेम्परेचर 273 केल्विन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलर है, प्रेशर अगर है गैस है तो उसका प्रेशर शुड बी 1 बार। तो ये जो सारी कंडीशन है स्टैंडर्ड कंडीशन है। R इज अ गैस कांस्टेंट, T इज अ टेम्परेचर, और Q, Ln तो आपको पता है Q क्या होता है। Q इज अ रिएक्शन कोशेंट। जी हाँ, ये वही रिएक्शन कोशेंट है जिसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा था। केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपने दो चीजें पढ़ी थी, Kc और Q। इक्विलिब्रियम पर अगर आप किसी रिएक्शन को रिएक्शन की आप रेट को निकाल रहे हो, रिएक्शन को समझ रहे हो, वहां पे आप Kc कैलकुलेट करते हो, और एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन वहां पे आप Q को कैलकुलेट करते हो, और दोनों निकालने का तरीका सेम है। बस डिफरेंस क्या है कि अगर इक्विलिब्रियम पर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसको Kc कहेंगे, और अगर हम किसी भी स्टेज ऑफ रिएक्शन पर कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रिएक्शन कोशेंट कहेंगे। कैसे निकालना है वो सब बातें भी अभी हम धीरे धीरे करेंगे। तो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन आपको समझ में आ गई, इसमें कौन सी चीजें क्या है। ठीक है, तो डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी होता है। देखिए, जो गिब्स फ्री एनर्जी है वही फ्री एनर्जी है जो यूजफुल वर्क में काम आती है। मतलब गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन। तो जो सेल जो होगा वो क्या काम करेगा? इलेक्ट्रिक वर्क करेगा ना। क्या करेगा? इलेक्ट्रिक वर्क करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वर्क को करने के लिए इलेक्ट्रिक जो W इलेक्ट्रिक है उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होती है NFE। क्या होती है बेटा? NFE। N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। F क्या है यहाँ पर? फैराडे माइनस NFE, सॉरी एक्चुअली माइनस डेल्टा जी होता है। ये जितना कम होगा ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, यूजफुल वर्क डन के इक्वल होता है।
डिक्रीज इन, जितनी ज्यादा डिक्रीज होगी, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसमें जितनी कमी आएगी, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन। और वर्क डन क्या है यहाँ पे जो सेल करेगा वो इलेक्ट्रिक वर्क करेगा बेटा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिक वर्क करेगा। तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो मैं इसको माइनस डेल्टा जी लिख दूं, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन। इलेक्ट्रिक वर्क डन किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? NFE, है ना? चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर होगा। चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर होगा। देखो मैं और इसे आपको समझा दूं, चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया वर्क डन क्या होगा किसी सेल का, तो वहां पे आपने गिब्स फ्री एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये वर्क डन होगा, ये वर्क डन होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उन पर चार्ज कितना होगा? NF। पोटेंशियल क्या होता है? E। ठीक है, तो NFE हो गया। और अगर मैं इसे करूं तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE हो गया। ये बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर हो रही है? डेल्टा जी किसके बराबर है? माइनस NFE, एंड दैट इज वर्क डन बाय द सेल। दैट इज वर्क डन बाय द सेल। अगर वर्क डन निकालना है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा आपकी NCERT में बैक एक्सरसाइज में है, या फिर एग्जाम्पल या इन टेक्स्ट में है, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है वर्क डन बाय सेल अगर आपको निकालना है, E दे रखा है, F दे रखा है, N दे रखा है, तो इसका मतलब आप डेल्टा G वाला फॉर्मूला लगाएंगे माइनस NFE, बिकॉज जितनी ज्यादा कमी होगी गिब्स फ्री एनर्जी में वही वर्क डन के बराबर होगा। क्लियर हो गया? अगर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस NFE नॉट। ठीक है, स्टैंडर्ड अगर कंडीशन है तो N और F पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीज आर कांस्टेंट फॉर ईच इक्वेशन। जितना इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है किसी रिएक्शन में वो भी सेम रहेगा, और फैराडे की वैल्यू 96500 कूलम होती है, वो भी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो E नॉट है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये जो दोनों वैल्यूज है उनको इक्वेशन 1 में हम पुट कर दें अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस NFE इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट प्लस RT ln Q। यही एक और चीज बता दूं आपको, ये तो आपका वर्क डन बाय सेल है, लेकिन मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल, मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल क्या होगा? वो स्टैंडर्ड कंडीशन में हम निकालेंगे माइनस NFE नॉट। माइनस NFE नॉट जो है ये मैक्सिमम वर्क डन है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन E नॉट होगा, तो ये मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल है। मैक्सिमम वर्क डन पूछ रहा है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालो, आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज करके निकालो। एट एनी कंडीशन पूछ रहा है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, अलग से इस पर एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, अब हम वापस से चलते हैं। लास्ट इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट कर दी तो आपको क्या मिल गई बेटा? ये वाली इक्वेशन मिल गई, ये वाली इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को माइनस NF से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। पूरी इक्वेशन को माइनस F से, इसको मैं इक्वेशन 2 कर दूं, एंड दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय माइनस NF। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू E नॉट प्लस, माइनस से डिवाइड किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, RT ln Q RT अपॉन NF। बताओ यहां तक समझ में आ रहा है ना? ये इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं ln को कन्वर्ट कर दूं, ln को मुझे log में कन्वर्ट करना है, ln को मुझे log में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा? E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF लॉग, सॉरी इससे पहले ही लिख देती हूँ 2.303, है ना? यहाँ लिख देते हैं 2.303, आगे लिख देते हैं RT अपॉन NF log Q। दिस इज आर नर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आर नर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन है, और जो ये इक्वेशन है एट एनी टेम्परेचर एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रही हूँ, एप्लीकेबल एट एनी टेम्परेचर। बेटा अगर आप बहुत डीपली पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें आप बहुत अच्छे से समझेंगे।
अभी आप कहोगे मैम बुक में तो 0.059 दे रखा है, यहाँ पे जाएंगे हम, वहां भी जाएंगे। ये आपकी रिएक्शन जो ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है ये किसी भी टेम्परेचर पर एप्लीकेबल होगी, लेकिन टेम्परेचर अगर हमें क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड कंडीशंस दे रखी है, हमें स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है। अगर हमें टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड इट मीन्स 298 केल्विन है। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है, ठीक है, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो फिक्स होगी 8.314, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होगी बेटा 8.314 जूल पर केल्विन मोल, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। एफ की वैल्यू क्या होगी, फैराडेस की वैल्यू है 96500 कूलम, है ना। एन की वैल्यू तो रिएक्शन पे इक्वेशन पर डिपेंड करती है, ये तो इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करेगी, तो ये कांस्टेंट नहीं है। अगर मैं ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दूं, अगर मैं ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दूं तो आपकी इक्वेशन जो हो जाएगी, मॉडिफाइड जो इक्वेशन आएगी वो आएगी E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन। एफ की वैल्यू मैंने यूज कर ली, आर यूज कर लिया, टी यूज कर लिया, मतलब 2.303। अगर आप यहाँ सारी वैल्यूज पुट करो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन 96500, इस सब को सॉल्व करके ये आया है 0.0591। क्या आया है 0.0591 log Q। दिस इज आर derived equation and it is applicable at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है या क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसका मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर को वो मान रहा है, तो आपको ये इक्वेशन से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बोर्ड के एग्जाम में 99% यही क्वेश्चन, इसी इक्वेशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आपसे टेम्परेचर कुछ और पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले कोई और टेम्परेचर देके कि नर्स्ट इक्वेशन इस टेम्परेचर पर बताओ, तो बेटा आंसर ये नहीं आएगा, आंसर ये आएगा, इक्वेशन ये होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या हमें गिवन है, ई क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल होता है, ईएमएफ ऑफ सेल होता है। ई नॉट क्या होता है, ईएमएफ एट स्टैंडर्ड कंडीशन है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको निकालना होगा, ये आपको निकालना होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, और क्यू क्या है, क्यू है बेटा रिएक्शन कोशेंट, इस पर भी अभी बात करेंगे, जब हम अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को तब हम इस पर बात करेंगे। रिएक्शन कोशेंट भी आपको एक चीज बता दूं, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ये याद रखेंगे। जैसे केसी निकालते हैं ना एट इक्विलिब्रियम, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ही रिएक्शन कोशेंट होता है एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन, उसमें क्या लेंगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। चलिए यहां तक नोट हो गया, ये आ गई आपकी नर्स्ट इक्वेशन, राइट। ये सारी चीजें आपने नोट कर ली। एक पॉइंट ये याद रखेंगे कि वर्क डन बाय द सेल अगर पूछ रहा है तो बेटा जो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है वही लगाना है। मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल पूछ रहा है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। अगर एट एनी टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है नर्स्ट इक्वेशन तो ये आएगी, और अगर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड नर्स्ट इक्वेशन आपको यूज करनी है तो आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैसे अप्लाई करेंगे इस नर्स्ट इक्वेशन को। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चल इसको रख लेते हैं हम, इस वाली इक्वेशन को। चल अब हम बात करेंगे कि हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन दे रखा है हमें, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल, है ना। डेनियल सेल जो है आपका, उसमें व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट, व्हेन द concentration of zinc sulfate
एंड कॉपर सल्फेट आर, क्या दे रखी है हमें कॉन्सेंट्रेशन, 0.001 m and 0.1 m. I think this is the concentration. Yes, 2 0 है 1 से पहले, ठीक है. Respectively, the standard potential of the cell, standard potential दे रखा है सेल का 1.1 वोल्ट, और आपको क्या निकालना है, EMF निकालना है डेनियल सेल का, EMF निकालना है डेनियल सेल का. डेनियल सेल क्या है, जिंक कॉपर सेल ही है बेटा. रिएक्शन अब तक याद होगी गैल्वेनिक सेल में, जिंक कॉपर सेल में, डेनियल सेल, वोल्टाइक सेल, आपको रिएक्शंस लिखवाई है ना. क्या रिएक्शन होती है वहां पे, देखो जिंक वाले की नहीं देगा, बाकियों की तो देगा आपको, जिंक वाले की तो अंडरस्टूड है कि आपको आती है, ठीक है. डेनियल सेल के लिए आपको पता है कि जिंक एनोड बनाता है और कॉपर क्या बनाता है, कैथोड बनाता है, राइट. तो हम क्या करेंगे, हमें ई नॉट गिवन है, देखो क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है, ई निकालना है, ई नॉट गिवन है 1.1 वोल्ट, राइट. और मुझे क्या चाहिए, मुझे एन चाहिए क्या होगा रिएक्शन में, और मुझे क्यू चाहिए क्या होगा रिएक्शन में, ठीक है. ये बात समझ में आ गई. सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम स्टेप 1 यूज करते हैं, एंड दैट स्टेप 1 इज राइट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन. क्या करना होता है, पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं, फिर नेट सेल रिएक्शन निकालते हैं उससे, और उससे फिर एन की वैल्यू निकालेंगे. चलिए, यहां पर आपको पता है जिंक कॉपर सेल में जिंक क्या करता है, एनोड बनाता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है. ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, इट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है. अब कॉपर क्या बनाता है बेटा, कॉपर बनाता है हमारा कैथोड, कॉपर का हो जाता है रिडक्शन, कॉपर का हो जाता है रिडक्शन, मैं यहाँ फेजेस लिख देती हूँ, ठीक है. ये हमारी हो गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इट इज हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन. दोनों रेडॉक्स रिएक्शन को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मेरी नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी, और फाइनल रिएक्शन में बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, ये बात याद रखें. अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कहीं कुछ गड़बड़ है, बैलेंस करें प्रॉपरली. चलिए, क्या आ गया, जिंक सॉलिड, कॉपर +2 एक्वस, कॉपर सॉलिड प्लस जिंक +2 एक्वस, दिस इज आवर नेट सेल रिएक्शन. तो हमने जो फर्स्ट स्टेप था हमारा वो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया. सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप 2 हमें कहता है कि आपको क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है, एंड वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन. मतलब जितने इलेक्ट्रॉन आपने ना नेट सेल रिएक्शन लिखते हुए कैंसल आउट किए हैं ना, वो एन की वैल्यू है. तो यहाँ पर आपको पता है 2 है एन की वैल्यू, ठीक है. और स्टेप 2 में ही आप ई नॉट देख लो, अगर आपको ई नॉट गिवन है तो बहुत अच्छा है, नहीं गिवन है तो आपको अगर ई कैथोड गिवन है और ई एनोड गिवन है, ये दोनों की वैल्यू गिवन है, तो उससे आप इस इक्वेशन से ई नॉट निकालेंगे. यहां मुझे गिवन है तो ये है वैल्यू 1.1 वोल्ट, राइट. यहां तक बात में समझ में आ गई. अब रिएक्शन कोशेंट की बात करेंगे. रिएक्शन कोशेंट क्या है यहाँ पे बेटा, रिएक्शन कोशेंट होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन. प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन मैं बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में आपको नस्ट इक्वेशन समझा रही हूँ, जिससे आपके दिमाग में चीजें रहे कौन सी चीज कहाँ से आई है, ठीक है. और स्टेप वाइज आपको करा रही हूँ. अगर आप स्टेप वाइज करते हैं क्वेश्चन को, आप एक तो लुकिंग अच्छी आती है, देखने में अच्छा लगता है, टीचर को चेक करने में बहुत इजी रहता है. ओके, फर्स्ट स्टेप में इस बच्चे ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तो इस तरह से चेक करने में इजी रहता है, और आपको भी पता रहता है कि आपका कौन सा स्टेप आपने कर लिया और कौन सा रह गया, ठीक है. तो इसीलिए मैं आपको स्टेप वाइज ही समझा रही हूँ. तो क्यू के आगे यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से निकालूंगी, इस नेट सेल रिएक्शन से निकालूंगी ना. अब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं लिखूं तो क्या क्या है प्रोडक्ट, ये है कॉपर सॉलिड, जिंक +2 एक्वस, और जिंक सॉलिड और कॉपर +2 एक्वस. ये आपने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ लिया था, है ना. यहाँ पे दोबारा से बता रही हूँ कि सॉलिड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो यूनिटी होती है, सॉलिड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो यूनिटी होती है. एक्टिविटी बोलते हैं इसको, कॉन्सेंट्रेशन को एक्टिविटी भी बोलते हैं बेटा. एक्टिविटी ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, नोट करेंगे इसको, प्योर लिक्विड, इसको नोट करेंगे स्टार लगा के,
इज इक्वल टू 1। इसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो मेरे पास क्या आया, जिंक प्लस 2 एक्वस अपॉन कॉपर प्लस 2 एक्वस। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। एक चीज और लिखा होता है, ऑक्सीडेंट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिडक्टेंट की। एक सेकेंड, ऑक्सीडेंट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इसको ऑक्सीडेंट नहीं बोलेंगे। ऑक्सीडेंट तो वो होता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इट्स नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। जिंक का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप लिख दो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज्ड आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिड्यूस्ड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, रिड्यूस्ड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड आयन, रिड्यूस्ड आयन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब मेरे पास क्या क्या आ गया बेटा, मेरे पास ई मेरे को निकालना, ई नॉट मुझे पता चल गया, एन मुझे पता चल गया, क्यू मुझे पता चल गया। अब मैं ये सारी चीजें इस रिएक्शन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, जो नर्स्ट इक्वेशन है मेरी, उसके अंदर पुट कर दूंगी, ठीक है। और मेरे पास स्पेस लगता है कुछ कम रह गया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं स्टेप 4 में क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे। E इज इक्वल टू, इक्वेशन पूरी उतारेंगे, मैं नहीं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, आपने एग्जाम में पूरी इक्वेशन उतारनी है, मार्क्स मिलते हैं, स्टेप वाइज के मार्क्स मिलते हैं बेटा। E इज इक्वल टू, ई नॉट की जगह क्या लिखोगे, 1.1 सॉरी माइनस 0.0591। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कहाँ है, ये रही, एन की वैल्यू 2 लॉग, क्यू की वैल्यू कितनी है, जिंक प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, जिंक प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, 10 की पावर -3। कॉपर प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, 10 की पावर -1। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, बताओ क्लियर हुआ क्या। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इस पूरे को सॉल्व करूं, तो क्या आ गया, 10 की पावर -2 आ गया ना, 10 की पावर -2 आ गया, तो इसे हटा के लिख देती हूं मैं यहाँ पे 10 की पावर -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, -2 जो पावर में है वो आगे चला जाएगा, -2 जो पावर में है वो आगे चला जाएगा, इसको आगे ले जाओ, और ये क्या हो जाएगा, 2 log 10 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन 2, और ये -2 आया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको प्लस कर देती हूँ। log 10 की वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है, 2 से 2 चला गया, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 1.1591 वोल्ट। दिस इज आवर आंसर। समझ आया कैसे करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे। इस सिंपल से क्वेश्चन की हेल्प से हमने समझा, स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे क्वेश्चन को। पहले आप देख लो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीजें हैं, फिर उसकी आप दोनों इक्वेशंस लिख लो, ठीक है। कई बार आपसे इक्वेशन वाली यहाँ पे नहीं पूछा है, लेकिन पूछ लेता है इक्वेशन भी, है ना। तो इक्वेशन पहले लिख लो, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लो, ई नॉट की वैल्यू निकाल लो, देन क्यू की वैल्यू निकाल लो। आप क्यू की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहीं पे 10 की पावर -2 वैल्यू आ जाती, फिर वैल्यू पुट करो नर्स्ट इक्वेशन में, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप नर्स्ट इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब नर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, या इसके और एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं वो सब समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं ना नर्स्ट इक्वेशन को। कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E0, मतलब सॉरी E नॉट है ना, E नॉट इज अ स्टैंडर्ड, माइनस 591 अपॉन n ln Q या log Q, और log Q को ही मैं ऐसे लिख दूं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ये इक्वेशन है मेरी, यही तो इक्वेशन है ना। Q को बस मैंने क्या लिख दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बेटा अगर मैं E और log P अपॉन R के बीच में, इस E और log P अपॉन R के बीच में ग्राफ अगर खींचूं, तो क्या ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा। अगर ये E है यानी कि EMF ऑफ सेल है, ये क्या है आपका Q है,
log Q कह सकते हो, log P अपॉन R कह सकते हो, प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। कैसे आया ये? Y इज इक्वल टू C माइनस MX, यही तो है ये X है हमारा, ये हमारा Y है, इट इज C इंटरसेप्ट, ये है स्लोप। क्लियर हो रही है बात? स्लोप क्या आ गया? स्लोप समझ में आ रहा है क्या आ गया? ये तो हमारा E नॉट है, दिस इज आर E नॉट, और स्लोप जो आया है हमारा इस ग्राफ का वो है -0.059 अपॉन n, दिस 591, दिस इज द स्लोप। क्लियर हो गया? जो ये नर्स्ट इक्वेशन है ये हम पूरे सेल पे भी लगा सकते हैं और हाफ सेल पे भी लगा सकते हैं, मतलब कैथोडिक और एनोडिक अगर हमारे पास पार्ट है सेल का वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। देखते हैं कैसे यूज करते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए, तो नर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करेंगे, हाफ सेल पर लगा के देखेंगे। ये मैंने कंप्लीट सेल की लिखी है, कंप्लीट सेल की आपने नोट कर ली। अब हम हाफ सेल की बात करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में हाफ सेल पूछ लिया तो आप कैसे करोगे? पहले एनोड हाफ सेल की बात करते हैं। एनोड की, एनोड हाफ सेल की अगर मैं बात करूं तो एनोड हाफ सेल क्या होता है? क्या होता है एनोड हाफ सेल पे? एनोड हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन होता है, पहला पॉइंट, ऑक्सीडेशन होता है एनोड हाफ सेल पे। कैसा टर्मिनल होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये कैसा टर्मिनल होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। किस साइड लिखते हैं हम इसको? लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। बोलो, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। जब हम सेल का रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो अगर मैं जिंक कॉपर सेल की बात कर रही हूँ कि जिंक कॉपर सेल आपने पढ़ा हुआ है, अगर मैं उसकी बात कर रही हूँ तो एनोड बेटा वहां कौन बना रहा है? जिंक बना रहा है। अगर इसकी इक्वेशन लिखे तो यही इक्वेशन होगी ना, ये इक्वेशन होगी ना। ये हमारी एनोड हाफ सेल रिएक्शन हुई ना, हाफ सेल रिएक्शन, जिसको मैं कह सकती हूँ AHCR। ये AHCR मैंने लिख दी, एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिख दी। जो इस सेल का, जो इस रिएक्शन का, जो एनोड हाफ रिएक्शन है, जो इसका पोटेंशियल होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह रहे हैं हम इसको। क्या कह रहे हैं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रही हूँ, इसको ऐसे, पोटेंशियल को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी, जिंक कन्वर्ट इनटू जिंक +2, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी। वैल्यू क्या होती है इसकी? +0.76 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकली रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होती है। अगर मुझे इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, वैल्यू यही होगी मैग्नीट्यूड में, साइन अपोजिट हो जाएगा, -0.76 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। चलिए, अब मैं इसकी पहले क्या लिखती हूँ, हम इसकी लिखेंगे ये नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे इसकी, एनोड हाफ सेल की लिख रहे हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक कन्वर्ट इनटू जिंक +2, स्टैंडर्ड में जिंक कन्वर्ट इनटू जिंक +2। यहां पे देखो एन की वैल्यू कितनी आई है? 2 इलेक्ट्रॉन आई है, -0 डिवाइडेड बाई 2 log concentration of product upon concentration of reactant। प्रोडक्ट कौन है? दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इज सॉलिड, रिएक्टेंट इज सॉलिड, सॉलिड है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसको नहीं लिख रहे हैं, ये आ गया। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये हो गया एनोड हाफ सेल, ये हो गया एनोड हाफ सेल। अगर मैं किसी भी, ये तो मैंने जिंक के लिए लिखी, अगर मुझे जनरल लिखनी होगी तो क्या होगा? E0OP -0.0591 अपॉन n log आयन की कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। दिस इज द जनरल इक्वेशन, दिस इज द जनरल इक्वेशन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई। एक ही मेटल के लिए, सेम मेटल के लिए SOP और SRP की वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम होती है, न्यूमेरिकली सेम होती है, साइन अपोजिट होते हैं। बार बार मैं ये बात बोलती हूं इसलिए कि आपको याद हो जाए, बार बार ये इसलिए बोला जाता है। ठीक है, यहां से ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है यहां से भी, रिलेशन, क्योंकि हमने कहा था कि हम नर्स्ट इक्वेशन से रिलेशनशिप देखते हैं पोटेंशियल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन के बीच में। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आयन की कॉन्सेंट्रेशन, बेटा
आयन की कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगी, ये चीज इंक्रीज होगी, इसमें से ये माइनस होगी, तब इसके बराबर होगी। इसका मतलब ईओपी, वैल्यू ऑफ ईओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, अगर आप आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन अगर आप बढ़ाते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। देखो ये तो स्टैंडर्ड है ना, इसकी वैल्यू तो फिक्स रहेगी। मान लो ये 10 है, ये 10 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन 10 की पावर -3 है, 2i, इसकी पूरा सॉल्व करके 2i तो -2, ठीक है। वैल्यू कितनी होगी? 8 आ गई। अब अगर ये बढ़ जाए, मान लो बढ़ के 4 हो जाए, वैल्यू कितनी आ गई? 6, कम हो गई ना ईओपी। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी ईओपी क्या होगी? घटेगी। ये बात क्लियर हो रही है? ये बात समझ में आ रही है? ईओपी डिक्रीजेस, EOP decreases with increasing the concentration of iron because value of log increases, because value of log increases, right? ये पॉइंट आपने नोट कर लिया। अब अगर इस सेल का रिप्रेजेंटेशन देखो, हमने इक्वेशन लिख ली हाफ सेल की, हमने हाफ सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन भी लिख ली है ना, नॉर्मल हाफ रिएक्शन लिख ली, और हमने क्या कर लिया? नर्स्ट इक्वेशन भी उसके लिए हमने लिख ली। अगर मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन करना हो तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? एनोड, एनोड, और ये क्या हो जाएगा? एनोड पर प्रेजेंट आयन की कॉन्सेंट्रेशन, एनोड, एनोड में प्रेजेंट आयन की कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन होगी। अगर मैं जिंक की बात करूं तो कैसे लिखूंगी? जिंक, जिंक +2 एक्वस, ये सॉलिड है, फेस सेपरेशन हुआ है तो स्लैश से दिखाऊंगी, जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उसको ब्रैकेट में जिंक के नीचे लिख दिया जाएगा। क्लियर हो गया? ये जिंक +2 की जगह ZnSO4 भी लिखा जा सकता है, करेक्ट है वो भी। Zn+2 कहां से आया? ZnSO4 से ही आया ना। बताओ ये समझ में आ गया? हाफ सेल, एनोड हाफ सेल समझ में आ गया है ना। अब हम बात करेंगे कैथोड हाफ सेल की। जल्दी से इसको आप कॉपी कीजिए। चलिए, कैथोड हाफ सेल के लिए हम कैसे रिलेशन निकालेंगे रिडक्शन पोटेंशियल और आयन की कॉन्सेंट्रेशन में, और कैसे आएगी इसकी, क्या आएगी इसकी नर्स्ट इक्वेशन, उसके बारे में बात करते हैं। कैथोड, कैथोड की मैं बात करूं अगर, तो कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। कैसा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल है। किस साइड रखते हैं सेल रिप्रेजेंटेड में, रिप्रेजेंटेशन में? राइट हैंड साइड इन द सेल रिप्रेजेंटेशन। यहां तक बात समझ में आ गई? ये आपको पता है। अब अगर मैं इसका क्या लिखें, क्या लिखूं? इसका CHCr लिखूं, है ना। कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिखूं, इसकी क्या लिखूं बेटा? कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिखूं। अगर मैं इसकी, मैं जिंक कॉपर की बात कर रही हूं तो कॉपर की मुझे क्योंकि याद है तो क्या लिख दूंगी? कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। रिडक्शन हो गया कॉपर का, रिडक्शन हो गया कॉपर का। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। इसको कैसे लिखूंगी? इसमें जो पोटेंशियल हुआ, जो पोटेंशियल है इसका, वो क्या किस तरह से लिखा जाएगा? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर कैसे लिख सकती हूँ? ESRP, या फिर कैसे लिख सकती हूँ? E कॉपर +2 कन्वर्ट इनटू कॉपर, है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का क्या है यहाँ पर? क्या है यहाँ पर बेटा? फिक्स होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.34 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। 0.34 होती है इसकी वैल्यू। ये समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन फाइंड करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन फाइंड करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन, एन की वैल्यू पता है 2 है, एन की वैल्यू दिख रही है, जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन दैट इज एन। यहाँ से उठाना शुरू करते हैं। रिडक्शन हुआ है तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू, इन स्टैंडर्ड कंडीशन रिडक्शन पोटेंशियल -0.0591, एन की जगह क्या आ जाएगा? 2 लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट कहाँ है? कॉपर सॉलिड है, कॉपर सॉलिड है, डिवाइडेड बाय कॉपर +2 एक्वस। सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है, ये आ जाएगा। बोलो ये समझ में आ रहा है? ये आ जाएगा। अब मैं अगर कॉपर +2 को ऊपर लेकर जाऊं तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकती हूँ, E0RP + 0.0591 अपॉन 2 लॉग कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन। बताओ
समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है ये चीज? ठीक है। इन जनरल, अब जनरल लिखते हैं इसकी इक्वेशन, क्या लिखते हैं? जनरल इक्वेशन लिखते हैं, ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आर पी। ये जनरल नहीं थी, यहाँ तो ऐसे भी लिख सकते थे आप, कॉपर +2 कन्वर्ट इनटू कॉपर, कॉपर +2 कन्वर्ट इनटू कॉपर। अब जनरल लिखेंगे ई नॉट आर पी प्लस 0.0591, 0 लगा ले इससे पहले, डिवाइडेड बाई n log आयन की कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज द जनरल इक्वेशन, जनरल नर्स्ट इक्वेशन फॉर कैथोडिक हाफ सेल, फॉर कैथोडिक हाफ सेल। ठीक है। अब यहां पर जैसे जैसे आप आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, जैसे जैसे आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, ERP इंक्रीज होता है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। देख रहे हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। ओके। अब अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करना हो तो कैसे करेंगे? इसका रिप्रेजेंटेशन अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर सल्फेट, कॉपर सॉलिड, इसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन होगी, है ना, मान लो C1S की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉपर +2 कॉन्सेंट्रेशन, ये एक्वस फॉर्म में है, कॉपर सॉलिड, रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? पूरी इक्वेशन के लिए नर्स्ट इक्वेशन मैं आपको बता चुकी हूं कैसे लिखनी है। दिस इज द, अब मैं इस पूरे इक्वेशन के लिए जो मेरी जो गैल्वेनिक सेल की थी, मैंने क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में भी लिख के दिखाई, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ दोबारा से। देखो, ई सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब अगर मैं यहां पर ई सेल लिखूं, इसका ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैथोड किसने बनाया था? कॉपर ने बनाया था। कैथोड किसने बनाया था? कॉपर ने बनाया था। एनोड किसने बनाया था? जिंक ने बनाया था। ये था ना। रिडक्शन ही लेना है ना मुझे दोनों का, मुझे दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही रखना है यहाँ पर, -RT/NF log concentration of जिंक +2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर +2। और अगर मैं जिंक और कॉपर सेल की बात करूं, n की वैल्यू 2 आ जाएगी, n की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, ये तो एट एनी टेम्परेचर है। अगर मैं ये कहूं कि टेम्परेचर मेरे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मैं क्या करूं? सारे को सॉल्व करके क्या कर लूं? 591 लिख दूं। ये आ गई ना मेरे पास इक्वेशन। ये पूरे, ये गैल्वेनिक सेल की जो है आपकी क्या आ गई? नर्स्ट इक्वेशन आ गई। कंप्लीट सेल की नर्स्ट इक्वेशन, हमने हाफ सेल की नर्स्ट इक्वेशन की भी बात कर ली कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ गया? अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ और आपको क्या करना है, उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, मेरे पास एक सेल रिप्रेजेंटेशन है। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है? निकल सॉलिड, निकल +2 एक्वस, ये हो गया मेरे पास सॉल्ट ब्रिज, और दे रखा है Ag प्लस एक्वस और Ag सॉलिड। आप वीडियो को पॉज करें और इस इक्वेशन के लिए नर्स्ट इक्वेशन डराइव करें। नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। चलिए मिलाइए, आपने क्या लिखा है। मैंने कहा था नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 आप रिएक्शन लिख लो। क्या हुआ है भाई? यहाँ पे निकल +2 में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले, और Ag सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सारे जो हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करने होते हैं? कैंसल आउट करने होते हैं, हमें फाइनल में नहीं चाहिए कोई। तो निकल सॉलिड Ag प्लस एक्वस कन्वर्ट इनटू Ag सॉलिड निकल +2 एक्वस। ये नेट सेल रिएक्शन आ गई। n की वैल्यू क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन आपने कैंसल आउट किए वो n की वैल्यू, एंड दैट इज 2। n की वैल्यू भी पता चल गई मुझे, है ना।
ई नॉट सेल वगैरह मुझे यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बेटा ये सब कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमें जस्ट रिप्रेजेंटेशन करना है, हम वो करते हैं। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.0591, टेम्परेचर गिवन नहीं है तो आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही मानेंगे, और n की वैल्यू हो गई 2 log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में आ रहा है निकल +2 और रिएक्टेंट में आ रहा है Ag+1। दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर ई नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पुट कर दो, इनकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो पुट कर दो, और ई सेल यहां से आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमने नर्स्ट इक्वेशन की बात की, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और अब हम बात क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इस नर्स्ट इक्वेशन को एट इक्विलिब्रियम पर कैसे अप्लाई करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन को अगर इक्विलिब्रियम है आपका, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नर्स्ट इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, देखिए एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखिए मैंने जब आपको समझाई थी तो ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से समझाई थी, दैट इज -RT-ln-Q, है ना। इस इक्वेशन से मैंने आपको ये समझाई थी। अगर मैं यहीं पे इसमें 2.303 लगा दूं तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, log Q। इससे हमने इसको समझा था कि नर्स्ट इक्वेशन यहां से डराई हुई है। तो बेटा आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 हो जाता है। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब डेल्टा जी 0 हो जाएगा तो -NFE सेल जो डेल्टा जी के बराबर है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल रह जाएगा। ई नॉट सेल थोड़ी 0 होगा, स्टैंडर्ड थोड़ी 0 होगा। और एट इक्विलिब्रियम जो Q होता है उसको हम KC कहते हैं, उसको हम KC कहते हैं। KC मैंने आपको पहले भी बताया, एट इक्विलिब्रियम KC बोला जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं इसको। लेकिन अगर आप इक्विलिब्रियम से पहले या बाद में किसी भी स्टेज पर रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन जानना चाह रहे हैं तो आप उसको रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। तो रिएक्शन कोशेंट को हम क्या लिखेंगे, अब इक्विलिब्रियम पर KC लिखेंगे। तो जब हम ये सारी चीजें इक्वेशन के अंदर डालेंगे तो हमारी क्या इक्वेशन बनने वाली है, देखो E तो 0 हो गया, E नॉट ऐसे ही रहेगा, -0.591 अपॉन n log Q की जगह आ जाएगा KC। E नॉट को अगर मैं बाहर ले आऊं 0.0591 अपॉन n log KC। दिस इज द इक्वेशन विच इज एप्लीकेबल एट इक्विलिब्रियम। नोट करें इसको, ओके ये नोट कर लिया। तो हमने नर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट भी पढ़ ली, सेल की पढ़ ली, और हमने क्या क्या पढ़ लिया, हाफ सेल रिएक्शन की दोनों नर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ ली, और साथ में हमने इक्विलिब्रियम पर नर्स्ट इक्वेशन में क्या चेंज होंगे ये देख लिया। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। लेकिन यहीं पे एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाई थी, दोबारा बताना चाह रही हूँ। देखो ये जो डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट है, मैंने आपको बताया कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, -NFE नॉट, है ना। अगर आपको मैक्सिमम वर्क डन पूछा है तो आप इससे निकालेंगे, अगर खाली वर्क डन कह रहा है तो आप इससे निकालेंगे, ठीक है, राइट। अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हम किसी भी सेल की फिजिबिलिटी, वो सेल काम करेगा या नहीं करेगा, स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं, ये पता कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली पता कहाँ से करते हैं, पता ना यहीं से करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ई सेल पॉजिटिव आएगा, अगर ई सेल पॉजिटिव आएगा तो सेल कैसा होगा, फिजिबल होगा। अगर ई सेल नेगेटिव आएगा तो सेल कैसा होगा, नॉन फिजिबल होगा। ये एक्चुअली निकला कहां से, देखो डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है स्पॉन्टेनियस कंडीशन में, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, ये पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें बेटा, ये चीज याद रखनी है। डेल्टा जी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज 0, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल्टा जी 0 होता है। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये देखो, ये नोट करेंगे, ठीक है, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है। तो हमें ये पता है कि किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, शुड बी नेगेटिव। अब ई सेल अगर मेरे पास पॉजिटिव आता है, ई सेल अगर मेरे पास पॉजिटिव आता है, तो यहां पर जो वैल्यू होगी डेल्टा जी की नेगेटिव ही आएगी। नेगेटिव आएगी तो आपका सेल कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, फिजिबल होगा। लेकिन अगर ई सेल की वैल्यू बेटा पॉजिटिव आ गई, अगर ई सेल की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव हो गई। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन फिजिबल होगी, वो सेल बन नहीं पाएगा, फिजिबल नहीं होगा। तो जो फिजिबिलिटी बताई थी आपको वहां पे, एक्चुअली वो यहाँ से रिलेटेड है, क्योंकि ये इक्वेशन लास्ट वीडियो में नहीं बताई थी इसलिए मैंने रिलेट नहीं किया था, आज रिलेट कर रही हूँ। ये आपको पता है, ये हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाली वीडियो में। अब हमें ये भी पता है, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा है, फॉर्मूले में पुट करेंगे, याद रखेंगे, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर फिजिबल रिएक्शन, राइट। तो आप ई सेल से ही पता लगा सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव है। क्यों पता लगा सकते हैं, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव या नेगेटिव होना इस चीज पर, इसकी ई सेल की वैल्यू पर ही फर्क पड़ता है उसका। एन और एफ तो कांस्टेंट रहेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, है ना। एफ तो कांस्टेंट है, एन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, और आपको क्या करना है, बस ई सेल की वैल्यू को देखना है, राइट। तो ये हमने सारा डिस्कस किया अबाउट नर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, और वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।